नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी और वे बात करेंगे कुछ सैफरन टेरर की भी बात करेंगे, जो इन्होंने फैला रखा है इस समय, सुमित पीर जी ने, उसकी भी बात करेंगे और बाकी हमारे अ, चाइना और ट्रंप की भी बात करेंगे, झगड़ा चल रहा है साहब, विश्व युद्ध चल रहा है उनमें और बाकी हमारे हीरा मंडी, पन्ना मंडी तो हैं ही, वो तो वो है। लोग परमानेंट। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो क्यूआर आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके आप हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बनाने के प्रयास को बलवती करें, क्योंकि छोटे से छोटा योगदान भी बहुमूल्य है। तो सुमित जी, आप क्यों सैफरन टेरर फैला रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। जिन्होंने सैफरन टेरर फैलाया, प्रभु श्री राम ने उनको धक्के खिलवाने के लिए छोड़ दिया और अभी भी खबर पड़ रहा था 700 करोड़ के एसेट उनके जब्त होने के कगार पे आ गए। ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इनका तो भी बहुत बुरा हाल होगा। और अभी जब राणा बोलेगा और मुंह खोलेगा और किस किस का नाम बोलेगा, जब से राणा ये तहव्वुर राणा गिरफ्तार हुआ है। तहव्वुर, हाँ, आपसे वो जो है ना तहव्वुर। ये हाँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है आपको। आप हाँ। कैसे कश्मीरी हैं, आपको उर्दू नहीं आती? तहव्वुर राणा जो गिरफ्तार हुआ सर, 3 तरह के लोग बड़े परेशान हैं। एक तो आपका पाकिस्तान। तलफ़्फ़ुज़ जो है वो साफ नहीं है। हाँ, तो वो अब थोड़ा हम ज़रा हिंदीवादी ज़्यादा है ना, इसीलिए। तो ये जो राणा गिरफ्तार हुआ सर, 3 तरह के लोग संजय सर परेशान हैं, मैं आपको बताऊँ। एक है पाकिस्तान का आईएसआई, आर्मी और उनका शासन। क्यों? अब भारत के हाथ लगा है जीता जागता सबूत मोदी जी के पास। जब तक ये सबूत आपके पास है, आप जाके एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, एक और बम बारूद जो आपको पाकिस्तान में गिराना गिरा लो। दुनिया में कोई ताकत किसी की औकात नहीं मुंह खोले, क्योंकि वह लाइव एंड किकिंग एविडेंस इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बात। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इनको राजनीतिक संरक्षण दिया था। देखिए, 2-3 चीजें यहां आती है राजनीतिक संरक्षण में। एनएसजी को भेजने में जो डिले किया गया, ठीक है जी। जब ये कसाब आया सर, एक टिपिकल बोटिंग रूट है जिसके थ्रू जो शिप्स है हार्बर की तरफ आते हैं। ये बोटिंग रूट या ये जो डॉकिंग रूट है, ये हमेशा बदलता है और अलोकेट किया जाता है। कसाब की डिंगी ठीक उसी रूट से जो अलोकेटेड थी, जो डेजिग्नेटेड थी। अगर कहीं और से आता तो 5 जगह रोका जाता। ये बिल्कुल उसी तरीके से आया। इस बोट को क्लियरेंस किसने दिया? जब मतलब ये बोट यहाँ से वो कह रहे हैं साहब, वो कोलीवाड़ा के थ्रू आया और कोलीवाड़ा में साहब अंतुले जी का शासन चलता था उसमें, अंतुले जी किस पार्टी में थे सब जानते हैं, सब जानते तो हैं। है नहीं। देखिए, और जिस तरह से आया, किसी ने उनको जो है वो पूरा का पूरा खानी लोकल सारा का सारा डायरेक्शंस दिए, मैप्स दिए, सब बताया और न केवल वो बताया, उनके कवर फायर तुरंत ही शुरू हो गई। तुरंत ही वो आरएसएस की साजिश बन गई। और अब देखिए ना, जब वो लैंड करते हैं, अब ये 6-8 लड़के, 10 लड़के हैवर्सैग ले लेके, यहाँ के नहीं लगते, एक डंगी में आते हैं और एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से निकलते हैं। कोई इन्हें नहीं देखता, किसी ने इनको नहीं देखा, जब ये बिल्कुल अलग लगते हैं। फिर इन्हें लोकल कैश पकड़ा गया, इनकी टैक्सियों का प्रबंध किया गया। तो उन दिनों तो ऐप थी नहीं है कि आप ऐप से डाउनलोड करिए टैक्सी बोला, और टैक्सियों का प्रबंध किया गया, लोकल कैश दिया गया, नक्शे दिए गए। और उसके बाद जो उन्होंने किया आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो तीसरी श्रेणी के लोग जो परेशान होंगे, वो है हाफिज सैयद के फेवरेट जर्नलिस्ट। आप जानते हैं कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको हाफिज सैयद खुद एंडोर्स करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया जी, क्योंकि जो लाइव उन्होंने कार्नेज दिखाया, जो उन्होंने लाइव कार्यक्रम आईएसआई को दिखाया, आईएसआई को तो बस ये कि टीवी ऑन कर लो, बस कार्रवाई चल रही है। जो लाइव कार्यक्रम दिखाया, अब हेलीकॉप्टर आ गया, अब एनर्जी आ गई, अब एनर्जी बस में बैठ गई। और हमारे पाटिल साहब जो उन दिनों वो थे क्या गृह मंत्री, उन्हें बार बार कपड़े बदलने में इतने व्यस्त थे कि एक्शन डिले हो गई, पर कपड़े वो बदलते रहे हर बार। अब ये 3 तरह के लोग जो है, और जो भी उनके साथ उनको राजनीतिक संरक्षण के अलावा जो भी उनके मित्रगण हैं यहाँ पे, जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें वो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं। तो वो जो पूरे मित्रगण हैं, उनका जब बांडा फूटेगा तो उनके खिलाफ यूएपीए क्यों ना लगाया जाए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, और उनके एसेट्स
देशद्रोह में क्यों ना सीज किया जाए, उन पे 166 लोगों के मौत का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, जो हमारे संदीप उन्नीकृष्णन जी की मृत्यु हो गई, जो तुकाराम आमले जी की मृत्यु हो गई, ऐसे कई शहीद हैं हमारे, ऐसे कई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति देके देश को बचाया, उनकी मृत्यु का मुकदमा, उनकी हत्या का मुकदमा इन पे क्यों ना चलाया जाए, सवाल वो है। अब देखिए, नई चीज तो कोई बोलेगा नहीं राणा, बट जो पुरानी चीजें हैं, तब की चीजें हैं, अगर इसने वो बोलनी शुरू कर ली, और ये जो लोग ठीक उसी समय पे गए और सैफरन टेरर की बात कर रहे थे, आरएसएस की साजिश की बात कर रहे थे, 6 दिन में किताब छप के आ गई, और ये जो कसाव था इसने कलावा बांध के आया था, कसाव के कलाई पे कलावा था, ये किसने आईडी कार्ड था सिद्धार्थ चौधरी। हाँ, यहाँ कलावा और चौधरी नाम का कार्ड, और वहां से किताब छपती आरएसएस की साजिश, और राहुल गांधी जाते हैं अमेरिकन दूतावास, कहते नहीं भाई ये इस्लामिक टेरर खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरनाक है सैफरन टेरर। सैफरन टेरर की बोगी बनाई गई, सैफरन टेरर का फसाड बनाया गया, और आप भी जानते, मैं भी जानती, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको जेल में भी डाला गया, कि जिन्होंने कहा भाई साहब हम ये सैफरन टेरर वाला काम नहीं करेंगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं। हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई हिंदुस्तान में, ताकि इस्लामिक टेरर को, इस्लामिक आतंकवाद को जस्टिफाई किया जाए, और यही जाके अब अमेरिका के दूतावास में, अमेरिका की एम्बेसी में बोलते भाई इस्लामिक टेरर खतरनाक है, हिंदू ज्यादा खतरनाक है, आरएसएस वाले आतंकवादी है, ऐसा एक पूरा एक ऐसा चित्रण किया गया। मतलब आरएसएस, आप देखिए संघ का कार्डर 40-50 करोड़ को होगा आज की डेट में, तो 40-50 करोड़ हिंदुओं को नंबर 1 आतंकवादी घोषित करने की पूरी साजिश थी। तो अगर वो विदेशी इनकी बातों में आ जाते, कहते यार यहाँ तो आधे, यहाँ तो हाफ, मतलब 50 करोड़ का मतलब आपका है 500 मिलियन लोग, मतलब हाफ ए बिलियन पीपल हियर आर टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट। ये देखिए कितनी बड़ी साजिश थी, और यही लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हैं, यही लोग बिरयानी खाने जाते हैं, और जब ये सारा 26/11 हुआ, आपको याद है कि इंडियन डेलीगेशन को मुरी भेज दिया गया, मुरी वहां भेज दिया ना, जहां ना टेलीफोन, ना कनेक्शन, ना इंटरनेट। और ये सब सर, संजय सर आप अधिकारी रहे, आप बताइए ये सब बिना राजनीतिक संरक्षण और लोकल सपोर्ट के पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है सर, जो इन्होंने कर लिया, इम्पॉसिबल है। अब राणा को आईएसआई क्यों बचा रहा था? राणा को इतनी बार वकील का पैसा कौन दे रहा था? पिछले मैं देख रहा था 1.5 महीने में 4 बार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट गया गुहार लेके, कौन देता था वकीलों का पैसा? अगर मार्को रूबियो इसके एक्स्ट्राडिशन के पेपर साइन नहीं करता, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, ये अब भी नहीं आता, ये अब भी हमें गोली देता रहता। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुहार दे दिया, मोदी से बात हुई होगी, मार्को रूबियो ने इसके पेपर साइन किए, तब इसके पास कोई विकल्प नहीं गया, और अब ये आया है। अब आएगा, 65 साल का है, खैर दफन तो ये कसाब के बगल में ही होगा, वो तो खैर निश्चित सी बात है। बट अब भारत के पास, मैं मानता हूं, ऐसा एविडेंस है, ऐसा प्रूफ है, जो पाकिस्तान के प्रति कोई भी एक्शन को जस्टिफाई करता है। इवन अमेरिका आपको धन्यवाद कर रहा है आज के डेट में, इजराइल आपको धन्यवाद करा। अगर अमेरिका और इजराइल आपके साथ है, बताइए, अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे तो दुनिया में किसकी औकात है जो आपके सामने आएगा? चीन तो आने से रहा, रशिया आने से नहीं रहा, बाकी खत्म। तो पाकिस्तान को तो ये डर लगना चाहिए, जब आपके जयपुर से अगली बार जहाज उड़ेगा तो वहां ब्लैकआउट फिर होना चाहिए, क्योंकि कहीं जहाज वहां की तरफ तो नहीं आएगा। पाकिस्तान को तो डर लगना चाहिए। और सर, इस राणा को जमीन के नीचे गाड़ना, 3 फुट बिलो द सॉइल, ये तो एक नियति में तय है। बट जो 167 लोग मरे, उनकी मौत का बदला कब लिया जाएगा? जो हमारे मेजर उन्नीकृष्णन मरे, तुकाराम ओम्बले जी मरे, और ऐसे कई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनकी निर्मम हत्याओं का बदला कब लिया जाएगा? प्रश्न तो केवल इतना है। और पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाएगा? 1 के 10, 1 के 20 रेशो तो ये डिसाइड करना। पाकिस्तान से बदला तो लेना पड़ेगा। राणा तो खैर आईएसआई का मोस्ट, मैं मानो, एफिशिएंट एजेंट था, भारत के हाथ आ गया, और आईएसआई ने पूरी कोशिश की। बट राणा के साथ जो करिएगा वो करिएगा, बट पाकिस्तान का नंबर अब लगना चाहिए, बिकॉज यू हैव एविडेंस विच इज लाइव, किकिंग एंड टॉकिंग। इसके आगे मुझे नहीं लगता भारत को कुछ चाहिए, और भारत के इस एक्शन को कोई कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा ये तो पाकिस्तान हुआ, यहाँ के ये 2 श्रेणी के गद्दार, जिन्होंने इनको पॉलिटिकल पैट्रनेज दिया, कौन थे वो? और जिन्होंने इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर दिया। और आज मैं उन लोगों से एक और सवाल पूछता हूं जयपुर डायलॉग के माध्यम से, जो मेरा दिल हमेशा जलता था। क्या दिखाते हो तुम? रेजिलियंस ऑफ भारत? कि अगले दिन लोकल ट्रेन में बेचारा काम करने वाला काम करने गया, रेजिलियंस ऑफ भारत? मतलब ये दिखा रहे हिंदू पिटता मरता है, बम लगाता है, अगले दिन फिर काम पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मारो हिंदू को, अगले दिन फिर काम पे जाएगा। वो रेजिलियंस ऑफ भारत नहीं थी।
वो वीडियो गलत दिखाया था। आज का वीडियो दिखाना रेजिलियंस ऑफ भारत, जो राणा ऐसे हथकड़ियों में ले जा रहे हैं ना नए वाले, और तिहाड़ में डाला है, और अंडर क्या कहते हैं, अंडर सुसाइड वॉच है, वो अब खुदकशी न कर ले, वो रेजिलियंस ऑफ भारत है। वो रेजिलियंस ऑफ भारत नहीं थी आज का भारत, आज रेजिलियंस ऑफ भारत। और मैं सवाल पूछता हूं, कांग्रेस का इतनी देर तक शासन रहा, क्यों नहीं आया कांग्रेस के टाइम में? क्या किया कांग्रेस ने इसको लाने के लिए? क्यों कांग्रेस ने पहल नहीं की? क्यों जी जान की कोशिश नहीं की? कांग्रेस नेवर वांटेड टू गेट हिम बैक, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से राज खोलेगा, किस किस का नाम बोलेगा। और ये जो सैफरन टेरर नाम की बोगी थी, ये कंप्लीट खत्म। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, ऐसे कितने लोगों का शोषण प्रताड़न इन्होंने किया। क्यों? सैफरन टेरर के नाम पे। कहा है सैफरन टेरर? कौन सा सैफरन टेरर? चिदम्बरम ने सर पूरे पार्लियामेंट के सामने झूठ बोला, राहुल गांधी ने झूठ बोला, सोनिया गांधी ने झूठ बोला, इन सब ने सैफरन टेरर को बनाने की कोशिश की, जबकि ऐसे नाम की चीज न कभी थी, न कभी है, न होगी। सनातनी आतंकवादी नहीं हो सकता, सनातनी योद्धा हो सकता, आतंकवादी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो आप देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, ऐसे ऐसे योद्धा हुए, पर आतंकवादी कोई नहीं हुआ। बेगुनाह लोगों को मारना ये आतंकवाद है। आतंकवादी हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ। सनातनियों के खून में आतंकवाद हो ही नहीं सकता। उस सनातन की धरती पे हिंदुओं को अपने देश में आतंकवादी घोषित करने का काम कांग्रेस ने किया था। ये उनकी हकीकत है। अब तो मैं ईश्वर से कहता हूं कि भाई ये राणा जल्दी जल्दी बोले, नाम खोले, और उन पे उपयुक्त कार्रवाई हो, और उनको जरा आटे दाल का भाव बताया जाए। पर अभी भी जो खबर आई है कि नेशनल हेराल्ड में 700 करोड़ की प्रॉपर्टियों को जब्त करने का कार्रवाई शुरू हो गई। ये बड़ा अच्छा कार्रवाई, ये बड़ा अच्छा स्टेप सुनने में है, बड़ी अच्छी खबर है। और ईश्वर करे कि ऐसी कार्रवाई आगे चलती रही, और इन लोगों को पता लगे थोड़ा वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, देश बदल गया है, वो वाला भारत नहीं रहा। जी जी, ये तो एक हुआ। और दूसरी तरफ हमारे यूनुस चाचा का क्या हो रहा है? यूनुस चाचा तो सुना घुटनों पर आ गए, और कल तो बड़ी बातें हो रही थी उनकी यहाँ के साहब के। देखिए, यूनुस चाचा ने जो कुछ भी कहा था, वैसे तो मैंने उनका नाम चूं चूं कर दिया था। हाँ, चूचू तो वो ठीक। जो हाँ, यूनुस चूचू जी ने जो भी चाइना में कहा था, कि वो तो बड़ा एक मासूम सा स्टेटमेंट था, उसका कोई गलत अर्थ निकाल रहे हैं, और सब मीडिया वाले निकाल रहे हैं, सुमित पीर जैसे। ये सर, ये कहानी जो है, कहते हैं बस्ती बसते ही लुटेरे आ गए। अब यूनिस गया था चाइना, उसे लगा यार मोदी जी ने कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया, मोदी जी तो पूछ नहीं रहे, जरा चाइना वाइना का चक्कर वक्कर काटूंगा, वहां शी जिनपिंग की गोद में बैठूंगा, और वहां से बोलूंगा, अब तो जानते क्या बोलते ये लोग, तो वहां से वो थोड़ा करूंगा भाई, ये सेवन सिस्टर चाइना, बीजिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये उसने कह दिया। अब क्या हुआ, सर मुड़वाते ओले पड़ गए। अब वो वापस आया तो भारत ने तो तबियत से सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया उसका, बट जो चाइना की हालत हो गई, चाइना को कुछ खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, चाइना तो मरा पड़ा है। अब जिस चाइना के दम पे ये उछलता था, ये और वो कबाड़ी पाकिस्तान, ये दोनों परेशान हो गए। कहता दुनिया में एक अदरदान था, ये मैं सॉरी नॉट टू बी यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज, ये ऐसी हीरा मंडी थी जिसमें एक ही ग्राहक आता था, अब उसके वो भी कंगला हो गया। तो दोनों वाले ही तो परेशान हो गए, कह रहे यार पन्ना मंडी वाले, हीरा मंडी वाले, ग्राहक एक ही था, अब वो ही उसके पास ही पैसे नहीं बचे तो हमें पालेगा कौन? ये इतनी व्यवस्था चलेगी किस पे? और आप देखिए, यूनिस जानता है कि यूनिस, देखिए जब टैरिफ की बात हुई, यूनिस ने बोला साहब ऐसा है, जो अमेरिका पे हम ड्यूटी लगाते उसको हम आधी कर रहे हैं, अब हमें 6 महीने का समय दे। ट्रम्प ने कहा भाई कोई समय नहीं मिलता, जो है वही है। फिर 90 डेज का ग्लोबल पॉज लग गया टैरिफ्स पे, क्योंकि यूनिस को पता है कि उसका जो 8 बिलियन आता है, कहां से आता है? अमेरिका से आता है। 80% एक्सपोर्ट उसका गारमेंट है, कहां जाता है? अमेरिका जाता है। पैसे कहां से कमाता है? अमेरिका से कमाता है। चाइना के साथ व्यापार करके 8 से 9 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो चाइना से व्यापार, चाइना का फायदा है, अमेरिका से व्यापार, इसका फायदा है। मैं तो इनफैक्ट खुश हो रहा था इस पे, और पाकिस्तान पे टैरिफ लग गया, क्योंकि दोनों के जो गारमेंट इंडस्ट्री है, और थोड़ी वियतनाम में भी है, थोड़ी थाईलैंड में भी थी, मैंने कहा यार हम सारा ले लेंगे, अब ये सारा गारमेंट का काम ही हमारे पास आ जाएगा, तो ये टेक्सटाइल वेक्सटाइल पूरा हमारे पास आएगा, क्योंकि दुनिया में और कोई है नहीं जो उनको रिप्लेस कर सकता है। पर अभी जो 90 दिन का टैरिफ लग गया, अब तो घुटनों पे आ गया, क्योंकि इसे पता है पूरी दुनिया में हर एक पे टैरिफ रोका गया, एक पे टैरिफ नहीं रोका गया, और 125% के टैरिफ पे बैठा है चाइना। चाइना 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने से ज्यादा इस चीज को नहीं झेल सकता। और जब चाइना के पास खुद का कैश नहीं बचा होगा, चाइना इसकी क्या मदद करेगा? चाइना इसको कहां से बचाने आएगा? और चाइना इसके अय्याशों को कहां से फंड करेगा? और इसकी व्हाट यू कॉल फैंटेसीज को कहां से फंड करेगा?
इसलिए मैंने यूनिस को तो बहुत पहले कहा था, मैंने कहा मोदी जी के पैरों में पड़ जा, अष्टांग प्रणाम कर ले, जूते वूते साफ कर ले, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। पर क्या आके बोलता है, हमाकत क्या करता है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो, और जो हिंदुओं को मारने का ये था, ये तो जी सारी फेक न्यूज है, आपने जर्नलिस्ट भेजो। अब मैं पूछता हूँ यूनिस से, यूनिस फेक न्यूज थे वो? यूनिस शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहिए? चुपचाप बैठा सर, अब कोई औकात नहीं है इसकी, न अरे मैं पाकिस्तान। तो देख रहा था बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और बड़े उससे कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया, ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब करो सर ना देखिए, चैलेंज यार, अभी तो खाली लैंड पोर्ट बंद हुए हैं, अभी तुम्हारा चटगांव पोर्ट ब्लॉकेड हो जाएगा, तब क्या करोगे लल्लू? अब इकोनॉमिक जोन तुम्हारा छीनना भी भाई, यूनिस कर लेना। अब सर ये बताओ एक बात, प्रॉब्लम है इस्लामिक वर्ल्ड में, जब थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है ना, ये लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, ये वो पता नहीं किस हवा के घोड़े पे दौड़ने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है किसी भी अब देश में, देखिए थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ी बहुत संपन्नता आ गई, फिर भी एकदम बिल्कुल हवा के घोड़े पे दौड़ने लगते हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी इनकी दुश्मन है। जब तक खाने को दाने न हो, पहनने को कपड़ा न हो, ओढ़ने को चादर न हो, तब तक बिल्कुल सही चलते। जिस दिन वो आ गया, उस दिन फिर वही वाला उनका दिमाग खराब हो जाता कि अब ये करेंगे वो करेंगे। मतलब गार्डियन ऑफ क्या कहता है, गार्डियन ऑफ सी है। और बांग्लादेश और चाइना की इन्वेस्टमेंट से 7 स्टेट्स मिलके इस चीज को बना सकती है। तो इसको किसने बोल दिया हम चाइना का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? हमें चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत क्या है? इनफैक्ट ये जो BYD गाड़ी यहाँ बनती थी, पीयूष गोयल जी का आपने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट देखा, उसमें भी पूरे कर्व्स लगा दिए गए। उन्होंने तो क्लियर कर दिया, बोले राष्ट्र हित से ऊपर कमर्शियल हित नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो लोगों को धारणा थी यार ये BYD वगैरह ज्यादा गाड़ियां दिख रही, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करी, पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आ गया उसमें भी। चाइना और मोदी जी पे कितना प्रेशर आया पीछे। देखिए ये जो टैरिफ लगने से थोड़ा पहले मोदी जी पे बहुत प्रेशर था, सर ये जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं काफी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, अब नाम क्या लेना, उन्होंने प्रेशर डाला था कि सर आप चाइना से FDI आने दीजिए, ये जो अपने फिल्टर लगा रखे इनको हटाइए, जो पाबंदी आपने लगा रखी है इनको हटाइए। पर मोदी जी बहुत एडमेंट रहे, बोला भाई कुछ फिल्टर नहीं हटेगा, कोई पाबंदी नहीं हटेगी, जो चाइना के साथ हमने नॉर्म सेट किए वही रहेंगे। क्योंकि चाइना को लगता था अगर वहां से मार्केट टाइट होगा तो थोड़ा यहाँ हाथ पैर फैला लेंगे। तो मतलब कहने की बात यह है कि स्ट्रैटेजी वही है, चीजें वही हैं। अब यूनिस को लग रहा है कि गेम पलट गया, बीजिंग की गोद में बैठा था, उन्हें पोर्ट एयरपोर्टों की बात कर रहा था, उनके साथ सी पोर्ट्स की बात कर रहा था। अब चाइना के पोर्टों पे आजकल इतना माल इकट्ठा हो गया संजय से 2-4 दिन में, कहते हैं कि कंटेनरों को रखने की जगह नहीं है, माल बना बनाया है, बेचेंगे के कहां पे, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो उस पोर्ट जो चाइना के अपने पोर्ट में माल पड़ा पड़ा सड़ रहा है, तो तुम्हारे पोर्टों की क्या जरूरत है, तुम्हें चाइना कहां से पैसे देगा? यूनिस ये है ना, ये जो टिपिकल यूनिस कर रहा है, तो अलतकिया है ना। अब ये बोल दिया इसने, फिर कहना नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मेरे को गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था, मैं तो वो कुछ कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था। कहानी ये है कि ये भारत से कह रहा था मुझे अमेरिका से थोड़ा लिवरेज दिला, भारत ने कहा भाई कोई लिवरेज ववरेज नहीं मिलेगा, और ये जाके फिर मैं चाइना के पास जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वहां से लात पड़ गया औकात ले, अब आ गया औकात पे। नहीं नहीं जी यूनिस ने ये नहीं कहा था, तो ये एक, अगर यूनिस ने ये नहीं कहा था, इसको एक रिटन प्रेस रिलीज करके माफी नहीं मांगनी चाहिए। इनको एक रिटन प्रेस रिलीज जारी करें ना, बोले नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब ये था, अगर आपको कुछ बुरा लगा, गलत हुआ तो हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारी MEA ने इसका जवाब तो दिया था, तुम निकालो एक प्रेस रिलीज, मांगो माफी, बोला हमारा मतलब नहीं था, वी नेवर मेंट दिस, ये हमारे से ये गलती हुई है, वी अपोलोजाइज, इशू एन अनकंडीशनल अपोलॉजी। तो तब तो हम मानेंगे तुम्हारी बात में 2-5% दम है। बाकी अलतकिया बोलोगे नहीं नहीं है भाई, हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब ये नहीं था, या कोई बेवकूफ थोड़ी बैठा भाई यूनिस बाबू। बहुत सालों तक हमने ये तुम्हारे नाटक देखे हैं, और दुनिया जानती है, अब ये भारत ही नहीं जानता, ये दुनिया जानती है तुम ये कहां से खेल खेलते हो, क्या करते हो। तो अब ये सब करने का कहने का वक्त नहीं है। अगर चाइना की गोद में बैठना तो बैठो, देखो कब तक चाइना तुम्हें टालता है। और याद रखना चाइना ने वक्त आने पे अपने 6 करोड़ लोग मारे थे, 2 एक्सपेरिमेंट करके, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन। तो तुम्हारे लोग का तो खैर क्या करेगा नहीं करेगा वो तो तुम ही जानो। मॉडल उनके पास है जिंजियान मॉडल, वो तुम पे कब लगाएंगे दैट्स अप टू यू। जो करना करो, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। जो कह दिया, जो हमें करना हम करेंगे, और जितने हो उतनी औकात में रहो। मतलब कहते हैं ना कि जितनी औकात हो उतना ही बोलना चाहिए, और अंग्रेजी में कहते हैं बाइट व्हाट यू कैन शो, डोंट ट्राई टू बाइट व्हाट यू कांट शो।
ये यूनिस को समझना चाहिए। और बाप बाप होता है यूनिस, बेटा बेटा होता है। एक इंग्लिश में कहावत है, यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा, पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, नेवर टीच योर फादर XYZ। तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूनिस औकात में रहो। तुम अपनी औकात बहुत ज्यादा भूल जाते हो। 8-10 बिलियन डॉलर के आ गए, फुदकने लग गए, कूदने लग गए। मतलब ये तो अच्छा हुआ गजवा हिंद के सपने नहीं आ गए, वरना तो तुम लोगों को तो जैसे पैसा तो गजवा हिंदी दिखता है, और तो कुछ दिखता ही नहीं। सर ये सारे इस्लामिस्ट हैं, दाढ़ी मूछ है नहीं है, इट डज नॉट मैटर, दिमाग वही है, दिमाग वही है, एंटी हिंदू, एंटी भारत। नहीं तो एक बार बताओ, जिस चाइना ने मुसलमानों का ये हाल कर दिया, मस्जिदों में टॉयलेट बना दिए, मुल्लाओं की दाढ़ी मुंडवा दी, उनकी उग्रों की बीवियों के साथ अनचाइनीज सोल्जर्स को सुलाते डीएनए रीइंजीनियरिंग करने के लिए, वो चाइना इनका दोस्त हो गया। और आज तक बताइए किस 57 मुसलमान मुल्कों में से किसने सिंजियान का नाम लिया है, किसने चाइना को कन्फ्रंट किया है? यहाँ तो सब आ जाते मामा बनने कि ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, यहाँ हो गया जी, वहां हो गया, किसने नाम लिया आज तक? और इसी चाइना के पास जाके भीख मांगने जाते हैं। और इमरान खान तो ये कहता था, कह रहा तुझे जिंजियान में नहीं दिख रहा क्या हो रहा? कह रहा हमने जांच की, हमें कुछ दिखाई नहीं। वो तो पूरा अंधा था, कह रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं। मतलब ये बेसिकली, एक बात आप बताओ सर, दे आर ऑल हिपोक्रेट्स। ये सब पैसे के गुलाम है, पैसे के सामने नहीं लेकिन नहीं। ये तो बताइए कि जिनके पास गया था वो, उस चाइना का क्या हाल है जो ट्रम्प ने कर रखा है? उसका तो ये बताइए कि वो जो है वो पल्प बन गया है, या कि अभी भी थोड़ा बहुत उसमें कुछ गूदा बाकी है? क्या है, क्या क्या चल रहा है उसका बेचारे का? सर ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे थोड़ा अच्छा हुआ मेरे पास समय है, अब इसको निपटाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ, क्योंकि ये तो 2-4 घंटे का आप टॉपिक है। शुरू से कीजिए और खत्म जहाँ चाहे वहाँ कीजिए। हाँ, तो शुरू यहाँ से करते हैं। देखिए, ये जो WTO में चाइना को लाया गया 2001 में, ये अमेरिका लाया, बिल क्लिंटन था उसके टाइम में आया, और जॉर्ज W बुश था उस टाइम में ये आया। चाइना ने तब कुछ अपने में चेंजेस किए WTO में आने के लिए। जब चाइना WTO में आया तो चाइना का प्लान शुरू से था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को बर्बाद करूंगा, सब ट्रेड ऑर्डर रूल सबको बर्बाद करके, मैनिपुलेट कर करके दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करना मुझे, साम दाम दंड भेद उससे। ये काम चलता रहा। फिर आता ओबामा। ओबामा ने चाइना के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। ओबामा के 9 सालों में, बरकत हुसैन ओबामा के 9 सालों में, चाइना को हर सप्लाई चेन में घुसाया गया, दुनिया के हर कंट्री में पहुंचाने का काम ओबामा ने किया। उसने कहा चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ इनोवेशन। क्योंकि ओबामा के दिल में हमेशा ये था कि भाई इस्लामिक टेरर अमेरिका को तो नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि उनका रेडियस बहुत छोटा है। सबसे बड़ा कांड उन्होंने 9/11 किया था, सबसे बड़ा अटैक, उसे ना अमेरिका गिरा था ना हिला था। उन्होंने कहा अगर इन कम्युनिस्टों को घुसाया जाए और इनको बाद में इस्लामिस्ट इनके साथ मिल जाए, तो एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल थ्रेट अमेरिका के लिए बन सकता है। अमेरिका का फ्रैंकेस्टीन में बनाऊंगा, क्योंकि ओबामा का बाप मुसलमान था, और ओबामा कहीं ना कहीं अमेरिका से खफा था कि तुमने मेरे बाप के साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की। वो इंडोनेशिया में पढ़ा है, वो पाकिस्तान में पला है, वो कीनिया में पला है। उसका जो हाफ ब्रदर कहेंगे वो शायद अब भी सऊदी में रहता है। तो ये ओबामा है, मतलब बरकत हुसैन ओबामा, बरकत का हो गया बराक, हुसैन गायब कर दिया, पीछे बोल दिया ओबामा, बराक ओबामा। अब ये प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है नहीं क्रिश्चियन, मुझे लगता है ये भी झूठ बोलता है कि मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हूं, बट एनीवे, इसने चाइना को लाके बिठा दिया। और चाइना का गेम तब से धीरे 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 शुरू हुआ 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 होता रहा। अब ट्रंप को यह लगता है कि अगर अब भी चाइना को कंट्रोल नहीं किया तो कुछ टाइम बाद अमेरिका ही नहीं बचेगा, फिर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, टैरिफ लगाने से क्या हुआ, पहले आप जानते हैं कि 10%, फिर 10%, फिर 34%, फिर ये लगभग अभी 125% टैरिफ पे है। हालत चाइना की ये है, अगर आप देखें चाइना ने कहा हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना के पास जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है संजय सर, वो $1 ट्रिलियन है, जो दुनिया में हाईएस्ट है। आप पिछले 30 साल में देखिए, जो चाइना का ट्रेड एक्सपोर्ट बढ़ा है, दैट इज ग्रोन 3 टाइम्स द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट आपको डाटा बता रहा हूं, 3 टाइम्स द वर्ल्ड ट्रेड जो बढ़ा, उससे 3 गुना से बढ़ा है। क्यों? चाइना ने हमेशा युआन को डिवेलुएट किया, चाइना ने हमेशा दुनिया भर का पैसा लेके युआन को डिवेलुएट किया, और कहानी चलाता रहा। कहानी इनके डिबैकल की शुरू हुई जब इन्होंने 2019 में ट्रंप का इलेक्शन खा गई है। ट्रंप को आने नहीं दिया इन्होंने पूरी सेटिंग वेटिंग उठा के डेमोक्रेट्स को बिठा दिया। अब ट्रंप तब से खुंदक में था। 2020 में इनका रियल एस्टेट सेक्टर डूबता है। चाइना का करीब करीब 1/3 GDP जो आता था रियल एस्टेट से आता था, काफी डिपेंडेंस थी इनकी GDP पे।
रियल एस्टेट डूबने के बाद चाइना ने क्या किया, दुनिया भर से पैसा उठा उठा के मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया और मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, और दुनिया भर में इन्होंने सर नए फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस खोले पूरे चाइना में, ये इसकी फैक्ट्री उसकी फैक्ट्री, छोटी 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 फैक्ट्री है। अब जब चाइना ये स्टेटमेंट देता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसका एक अध्ययन एक चीज से कीजिए। चाइना में अगर आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग है, more than 90% of the manufacturing is done by mini, micro और mini micro MSME, मतलब बहुत छोटी छोटी कंपनियां, बहुत छोटी छोटी कंपनियां जो 90% मैन्युफैक्चरिंग करती है। चाइना खुद मान चुका मेरा 60% जीडीपी इनसे आता है। अगर 60 चाइना का तो 70 80 90 भी हो सकता है, मेरा जीडीपी इनसे आता है। चाइना की इकोनॉमी टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और ये लोग काम करते थे 5%, 7%, 4%। अब जब इन लोगों पे 125% का टैरिफ लग गया, इनका माल बना पड़ा है, इनके ऑर्डर कैंसिल हुए पड़े, इनका रॉ मटेरियल रखे हुए, कोई शिपमेंट नहीं जा रही, कहीं कोई कंटेनर नहीं जा रहा, क्योंकि 125% टैरिफ पे जो बायर है वो माल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर 100 रुपए की चीज मेरे को 250 रुपए में पड़ेगी तो मैं बेचूंगा कहां उसको? इससे अच्छा तो मैं अमेरिका में बना के बेच लूं। बांग्लादेश वाली ले लेना। अब इसका एक और देखिए, इसका एक और चीज नहीं, वो देखिए, जैसे हम बांग्लादेश का मटेरियल ये क्यों नहीं खरीद लेते जो अमेरिका ने खरीद बांग्लादेश लिया? बांग्लादेश तो बेचारा कपड़े ही बनाता है सर, बस वो भी सस्ते कपड़े, वो भी बेचारे, आप अरे जानते भाई, ना। उसको तो अब वो दिल्ली से भेजा करता था, वो दिल्ली आपने बंद कर दिया। नहीं, वो हमने सब बंद करना है ना, इनका हिसाब किताब। ये अब देखिए, आप जैसे आईफोन है सर, ये मान लीजिए ये बनाता था चाइना में एप्पल, अब इस पे ड्यूटी लगी, तो आपने शायद आज मान लीजिए $1000 का मिलता है, कल को ड्यूटी लग लग के ये आ गया $2000, फिर और ड्यूटी लगी, देखिए अमेरिका रुकेगा नहीं, कल को आ गया $3000, एप्पल क्या करेगा? एप्पल करेगा भाई दो विकल्प है, इससे अच्छा $3000 का चाइना से लाके बेचूं, मैं अमेरिका में बना के बेचूं तब भी 2000 का बेच दूंगा, इंडिया से बना के बेचूं तब भी 1700-1800 का बेच दूंगा। तो धीरे धीरे ट्रंप ये करा, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर गई है, टेरिफ इतने लगा रहा चाइना पे, वो अनवायबल हो जाए और वापस आ जाए। और मैंने आपको कहा था ट्रंप के निशाने पे केवल 2 कंट्रीज है सर, एक है चाइना, दूसरा ईरान। और अभी भी ईरान को धमकी दी, अभी मैं देख रहा था कि अगर तुम्हारे साथ टॉक्स फेल हो गए तो इसके कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स होंगे, बहुत बुरे दिन आने वाले, तुम्हें अभी भी धमकी दी है, मतलब जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग अनवाइबल हो गई, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो उनको अल्टरनेट डेस्टिनेशन जाना है, जो इंडिया हो सकती है क्योंकि सबसे वाइबल ऑप्शन वही है, या उन्हें वापस अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग लानी है, क्योंकि इतने टैरिफ को देख के चाइना से माल खरीदने का सिस्टम ही रहा। अब क्या होगा, चाइना में जैसे जैसे आपका डॉलर आना बंद होगा, कैश आना बंद होगा, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। दूसरा काम ट्रंप ने किया, देखिए चाइना का आधा तेल, सॉरी लगभग लगभग वेनेजुएला का आधे से 55% तेल जो खरीदता था चाइना खरीदता था, अब वो पैसे देता था युआन में, उस पे मार्को रूबियो ने लगा लिया 25% टैरिफ, अगर तुम खरीदोगे तो 25% तुम्हें और देना पड़ेगा, तो 25% की ड्यूटी लगाते ही वो रूट थोड़ा थोड़ा उन्होंने बंद कर दिया वेनेजुएला वाला। अब दूसरा चाइना खरीदता तेल ईरान से, अब मान लीजिए अब ईरान से कल को युद्ध हो जाता है, ईरान तेल नहीं दे पाएगा, तो चाइना को फिर डॉलर चाहिए होंगे, और चाइना खरीदेगा तेल कहां से? मेन सप्लायर से, सऊदी हो गया, इराक हो गया, जो भी है जो मेन सप्लायर से, उनसे खरीदेगा। जो चाइना सोचता था मैं अपनी एनर्जी इंपोर्ट करूंगा बिना डॉलर दिए, वो मंसूबा हो गया फेल। और जब वेनेजुएला के तेल पे 25% टैरिफ्स लगाए हैं, रशियन तेल पे ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता रशिया से भी पंगा नहीं लेना, अभी चाइना से पंगा लेना। पूरी कंट्री को आपने अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने एक कंट्री को नहीं छोड़ा, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अभी की सुनिए, अभी इन्होंने जापान में, अभी 1-2-3 घंटे पहले जापान में इन्होंने F-35 बॉम्बर्स को उतार दिया। अभी F-35E जो उनके लेटेस्ट बॉम्बर्स है वहां उतार दिया, जो जापान में इनकी एयरबेस है, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि ताइवान को लेके कुछ हरकत न हो जाए। ठीक है जी, ताइवान के साथ ट्रंप एक पैक्ट कर रहा, अगर वो साइन हो जाता है, उसमें क्या होगा, जो इनका लगभग 79 तक अरेंजमेंट था, 20,000 अमेरिकन ट्रूप्स विद आर्म्स आर्मरी, हथियार वो परमानेंटली ताइवान में डिप्लॉयड रहेंगे। जापान में एयरबेस को स्ट्रेंथन कर रहा है। वियतनाम, जैसे चाइना 2 नंबर के काम करता था, ट्रांसशिपमेंट्स करता था, वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में लग गया है। मोर देन 75 कंट्रीज आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग। तो पूरी दुनिया में अगर किसी को अलग थलग कर लिया गया है, वो चाइना को कर लिया गया है। और आपको याद होगा रशिया पे इन्होंने 28,000 सैंक्शंस लगाई थी, तब भी रशिया खड़ा था, क्योंकि रशिया की आबादी कम है और नेचुरल रिसोर्सेज में उसका काम चल जाता है।
चाइना की इकोनॉमी में जहां $53 ट्रिलियन का डेट है, क्यूमुलेटिव डेट, और जहां कैश फ्लो आना रुक जाएगा, 145 करोड़ लोगों को आपको खाना खिलाना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एनर्जी इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट आपका हो नहीं रहा, और आपका 90% मैन्युफैक्चरिंग जो जिसपे आपने पूरा सट्टा लगाया, क्योंकि रियल एस्टेट फेल होने के बाद आपने सारा सट्टा यहां लगाया था, अगर वो बंद होती है, अगर वो इम्पैक्ट होती है, तो आप सोचिए क्या होगा। लास्ट टाइम जब 10% टैरिफ लगाया था तब अनुमान आया था चाइना विल लूज 10 करोड़ जॉब्स। और सर संजय सर, जो चाइना का एक वो छोटा था, ये टेमू और शेमी, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, ये क्या करते थे, छोटे छोटे पैकेट अमेरिका भेजते थे। अमेरिका का रूल था $800 से कम अगर आप पैकेट भेजोगे उस पर टैरिफ वैरिफ नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये क्या करते थे, अमेरिकन लोग वहां से खरीदते थे, अमेरिकन पोस्ट डिलीवर करता था। पहले तो ट्रम्प ने अमेरिकन पोस्ट को बंद करा दिया सिस्टम, आप डिलीवर नहीं करोगे, अब उन पे भी ड्यूटी लगेगी। अगर आप ये चीज बना रहे हो चाइना में, मान लीजिए $100 की, अमेरिका भेजोगे तो $125 की ड्यूटी इस पर और लगेगी। अगर आप $250 में मेरे को वहीं खरीदना है तो फिर मैं अमेरिकन ही खरीद लूँ, ठीक नहीं जापानीज है। खरीद। हमारे बेचारे चीनी चीनी छोटे छोटे लोग, बच्चे बच्चे से वो क्या करेंगे बेचारे, सर चून इनकी चून ची ची होती है। ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है। ये ये सारी गलती जो आप है बांग्लादेश को तंग कर देते हो, आप जो है वो क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान वाले बेचारे पाकिस्तान को तंग कर देते हैं, और ट्रम्प बाबू जो है वो चीन को तंग कर देते हैं। चीन कह रहा है कि हम ताइवान से युद्ध कर लेंगे, अब क्या होगा? देखिए, ताइवान से युद्ध औकात करने है? के ना, नहीं, नहीं जीत पाएगा। उसके भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। पहले एक और एस्पेक्ट मुझे कवर करना था इसका। देखिए, अब चाइना में ये जो, देखिए जब ये बेरोजगारी फैलेगी, अब क्या होगा, लोग डिफॉल्ट करेंगे। लोग डिफॉल्ट करेंगे तो हिट कौन सा होगा, बैंक। अगर बैंक में फॉरेन एक्सचेंज आना तो बंद हो गया और जो लोकल लोन है वो डिफॉल्ट होंगे, फिर आप लोगों पे केस करोगे। वैसे ही चाइना में भी परिस्थिति है, लोग कहते हैं भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो बैंक को आकर तुझे लेनी है ले ले, तेरे को लेनी है ले ले, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 1 करोड़ की, आज की वैल्यू है 70 लाख, तो मुझे तो चाहिए नहीं, तुझे लेनी तो ले ले भाई, मेरे को अभी बैंक के 80 लाख देने हैं, तो आप ले लो भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए। तो परिस्थिति ये है, क्योंकि जब रियल एस्टेट इनका डूबा था, सट्टा मैन्युफैक्चरिंग पे लगा था। दूसरी सुनिए आप, अभी पीट हेग्सेथ ने पनामा गया, पनामा में संजय सर इन्होंने अपनी फौज डिप्लॉय कर दी, पनामा के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर दिया। हाँ, परमानेंट बेस अभी नहीं बनेगा, फौज डिप्लॉय कर दी, और उन्होंने बोल दिया कि अब हमने कम्युनिस्ट चाइना को पनामा से खदेड़ दिया। क्यों? पनामा में करीब 12 से 20% लोग चाइनीज आ गए थे। इनका एक स्वीडन के साथ ट्रीटी था। ये क्या करते थे, स्वीडन के साथ, स्पेन के साथ, ये आते थे पनामा, पनामा से जाते थे स्पेन, स्पेन से यूरोपियन पासपोर्ट लेके जाते थे अमेरिका। वो रूट भी अमेरिका बंद कर देगा, कह रहा जी वो रूट भी हम बंद कर रहे हैं। तो अब और इन्होंने जो पनामा कैनाल थे इस साइड और इस साइड अपना पोर्ट ले लिए थे, वो हचिसन होल्डिंग्स के थ्रू, ली काइशिंग के थ्रू, जो हांगकांग का रिचेस्ट मैन है। तो अब उसने सारे अपने पोर्ट्स ब्लैक रॉक को बेच दिए, जबकि 2 अप्रैल को चाइना ने एंटी ट्रस्ट लगा के उसको रोकने की कोशिश की थी, पर वो रुकेगा नहीं। और जैसे वो पोर्ट्स आ गए, जो चाइना ने अब तक मेहनत की थी पनामा कनाल पे कब्जा करने के लिए, वो मेहनत भी गई। अब चाइना को आज ये पता लगा मिलिट्री पैक्ट हो गया, मिलिट्री डिप्लॉय हो गई, और एट द टाइम ऑफ वॉर अमेरिकन शिप्स विल गेट फर्स्ट राइट टू पास एंड पास फ्री, और मिलिट्री शिप्स विल गेट राइट ओवर एनी अदर शिप। अगर अमेरिकन मिलिट्री शिप है वो दुनिया में सबसे पहले निकलेगा, फ्री निकलेगा, और अमेरिकन शिप्स की प्रायोरिटी होगी, क्योंकि 80% अमेरिका का जो ट्रेड आता जाता है संजय सर, वो पनामा कनाल के थ्रू जाता है। अब चाइना आज रो पड़ा, कहता हमारा भी तो 40% ट्रैफिक वहां से निकलता है। पर मैं चाइना को कह रहा हूँ भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो, 125% ड्यूटी पे तो तुम्हें कुछ बेचने की जरूरत ही नहीं, तुम बेचे सबसे ज्यादा अमेरिका को, तो उसने 125% ड्यूटी लगा ली। तो ये जो तुम 40% का आंकड़ा कह रहे हो तो बहुत पहले का है, इस टैरिफ पे तो ना कुछ बेच पाओगे ना कुछ खरीद पाओगे। तो और चाइना ने एक और पागलपन क्या कर दिया, अमेरिका पे और टैरिफ लगा दिया। अब दुनिया में संजय सर केवल 2 कंट्रियां हैं जिन्होंने ये बेवकूफी की, एक चाइना और एक चाइना का पट्टा, कौन? कनाडा। जब हम कहते थे कनाडा इज रन बाय चाइना, कैनेडियन जो चाइनीज इंटेलिजेंस वो चाइना को, कनाडा को चला रही है, जो टर्डो है इसके लोग की के फंडिंग कनाडा से, चाइना से आती है। दुनिया में सबसे बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री कनाडा में पकड़ी जाती है। तब लोग कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 कंट्रियों ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, कनाडा और एक चाइना, और किसी ने अब तक नहीं लगाया। अब ये जितना भी प्रकरण हो रहा है, ये चाइना की इकोनॉमी को और स्क्वीज करेगा, लोगों में डिस्कंटेंट बनेगा। तो ये संभव है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता टूटेगी, पर ये स्टार स्ट्रक्चर है, हब एंड स्पोक। अगर ये टूटेगा सर, ये ऐसे टूटेगा, इट विल क्रम्बल फ्रॉम द सेंटर, मतलब टोटल
कम्युनिज्म का वाइप आउट हो सकता है अगर ट्रंप के तीर निशाने पे लगे। ये टोटल कम्युनिज्म का वाइप आउट हो सकता है। ट्रंप की ऑलरेडी पुतिन से अरेंजमेंट है, पुतिन कुछ नहीं बोल रहे, पुतिन चुपचाप बैठे हैं। दुनिया में और कोई कंट्री कुछ नहीं बोल रहा। कल चाइना गया था रोने यूरोपियन यूनियन के पास, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, उन्होंने भी जयराम जी की कर ली। पीछे वैंगी कह रहा था एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस टुगेदर, भारत ने भी जयराम जी की कर ली। अब भारत आपके साथ आएगा नहीं, यूरोपियन यूनियन आपके साथ आएगा नहीं। चाइना के तीन बड़े, अमेरिका के बड़े तीन ट्रेडिंग पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और चाइना। अगर हम आपके साथ नहीं आएंगे तो दुनिया में आपके साथ कौन आएगा? और अब दूसरी समस्या, अब मैं आज मैन्युफैक्चरर था चाइना में, मैं गुड्स बेचता था अमेरिका को, मतलब 10 में से 7 अमेरिका को बेचते थे, 2 बेचते थे अपने यूरोपियन यूनियन को, एक बेचता था इधर उधर दुनिया को, और एक आध मैन्युफैक्चरर लोकली बेचता था। अब हम 7 हैं, हमारा दुकान हो गई बंद अमेरिका से। मैं क्या करूंगा? यूरोपियन यूनियन को बेचना चालू करूंगा। यूरोपियन यूनियन को बेचने के लिए जो यूरोपियन यूनियन के मैन्युफैक्चरर, उनके साथ मैं प्राइस वॉर करूंगा और नीचे लाऊंगा मार्जिन, और नीचे मार्जिन लाऊंगा। और अगर वहां बात नहीं बनी तो डोमेस्टिक मार्केट में जाऊंगा। तो ओवरऑल जो ओवर कैपेसिटी की समस्या चाइना में थी सर, इट विल मल्टीप्लाई 2 to 3 टाइम्स, जिसमें ओनली चाइना विल बी हिट फ्रॉम ऑल द साइड्स। जहां से भी आप गणित लगाएंगे, चाइना का नुकसान हर तरफ से होगा। क्यों? इट विल बी अ कट थ्रोट प्राइस वॉर, जिसमें पीपल विल ओनली गो बैंकरप्ट एंड क्लोज बिजनेस, क्योंकि इतना चाहिए ही नहीं ना आपको। आपने इतनी ओवर कैपेसिटी ऑलरेडी बना रखी है, इतना माल बना बना के आपने रखा है, अब वो जाएगा कहाँ? ये मैन्युफैक्चरर जाएंगे कहाँ? और यही मैन्युफैक्चरर नौकरियां देते थे, यही काम देते थे, जाएंगे कहाँ? चाइना में सर्विस इंडस्ट्री नहीं, उन्हें लैंग्वेज आती नहीं। देयर इज नो सर्विस इंडस्ट्री इन चाइना, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज आती नहीं थी। जो भी आती थी मैन्युफैक्चरिंग आती थी, व्हिच डजंट नीड लैंग्वेज। अब मैन्युफैक्चरिंग में आपकी वाट लग गई तो करोगे क्या? जाओगे कहां पे? और इतने लोगों का पेट कहां से पालोगे? एंड यू आर नॉट फूड इंडिपेंडेंट, आपको अब भी फूड इंपोर्ट करना पड़ता है। परिस्थिति ये है आपकी। आपके पास पानी कंटेमिनेटेड है 97%। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो 97%। वाटर इज कंटेमिनेटेड सर। और आपको एक और चीज बताऊं, अगर हम इस पर बात कर ही रहे, अभी बीजिंग में एक सर्वे आया था, ये बड़ा, इसको पूरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने दबाया। ये शायद कुछ इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में भी आया था। अब ये लिथियम बैटरियां बना रहे हैं ना, चाइना ने क्या कर दिया, सारा लिथियम इंडस्ट्री पे कंट्रोल करने के लिए रिफाइनिंग चाइना में लाए। दुनिया भर की लिथियम माइंस खरीद के अपने कंट्रोल में लाई और बैटरियां बनाने लगे वो, क्योंकि हम ईवी इंडस्ट्री को कैप्चर करना। अच्छा, बाय द वे, इलॉन मस्क भी बौखलाया हुआ आजकल, बेचारा सटक गया पूरा। अब इन्होंने क्या किया, अब वो भी टैरिफ अपोज कर रहा है। हाँ, आपने ट्रंप का उसका स्टेटमेंट देखा था? ट्रंप ने कहा ऑल दोस पीपल आर अपोजिंग टैरिफ्स आर फ्रॉड्स एंड स्काउंड्रल्स, कोट अनकोट। पे ट्रंप कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। फ्रॉड्स एंड स्काउंड्रल्स, तो मतलब इलॉन का भी नाम आया था। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब जो ये लिथियम है ना सर, ये चाइना में इतना ये आपस में तो इनका झगड़ा कभी ना कभी होना ही है। वो तो आप देखिए ना सर, जिस दिन F47 ट्रंप ने अनवील किया, उस 2 दिन पहले क्या हुआ? 2 दिन पहले खबर आती है कि पेंटागन जा रहा है इलॉन मस्क, और डेमोक्रेट्स ने बोला भाई ये अगर ये जाके पेंटागन को बोलेगा मुझे तुम्हारा ऑडिट करना, बताओ क्या क्या नए जहाज बना रहे हो, क्या बना रहे हो, हाउ कैन नेशनल सीक्रेट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिस्कस विद इलॉन मस्क? ये कोई राजनेता तो है नहीं, ये कोई पोजीशन होल्डर तो है नहीं। ये मसला इतना बढ़ गया कि ट्रंप को खुद बोलना पड़ा विद इन 24 आवर्स, नहीं ये पेंटागन नहीं जाएगा, और पेंटागन इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डिस्कस व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर चाइना। जो हमारे पास लेटेस्ट जहाज बना रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। शाम तक उसी दिन ट्रंप कहता है बिकॉज ही हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन चाइना। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर अनक्लियर, ट्रंप को कोट करो, स्टेटमेंट दिया था। उसी दिन रात को अचानक, मतलब हमारी रात थी, उनका तो दिन था, पीट हेग्सेथ को बुला के F47 अनाउंस कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शायद अगर ट्रंप अनाउंस ना करते F47 तो शायद कुछ ताने बाने थ्रू पेंटागन, थ्रू मस्क, ये चाइना तक जा सकते थे। आलन फानन अनाउंस किया गया, एक पिक्चर दिखाई उन्होंने, बस ये बोला कि भाई जो हमारा जहाज है ये पिछले 5 साल से उड़ रहा है, प्रोटोटाइप, एंड इट इज बेटर देन एनी अदर प्लेन इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि हम 6th जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, 5 साल से प्रोटोटाइप उड़ा रहे हैं। इनफैक्ट इनके पास 7th जनरेशन भी है सर, मुझे इसका नाम TB2 इज द नेम गिवन व्हाट इज गिवन राइट नाउ। ये 7th जनरेशन प्रोटोटाइप भी उड़ा रहे हैं। इनफैक्ट एक बार इन्होंने बीजिंग के ऊपर से उड़ाया, एक J-20 ने उसे फॉलो करने की कोशिश की थी, 20 मिनट में उसका इंजन जल गया। दैट वाज सो फास्ट, इट बर्न द इंजन एंड इट क्रैश लैंडेड। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उस खबर को भी दबा दिया। बट यहाँ पे ये है कि ये तब हुआ था, तब इसमें ट्रंप में बिल्कुल क्लियर वो जो रसाकशी है ना संजय सर, वो दिख गई थी। जब ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए, एलॉन मस्क ने स्पेशल टाइम लेके ट्रंप से मिलने गया, कहता सर ये ट्रंप टैरिफ वापस ले लो,
ट्रंप ने नहीं किया। फिर इसने एलॉन का मजाक, टैरिफ्स का मजाक उड़ाया। जो पीटर नवैरो है, जो इस टैरिफ्स के पीछे आर्किटेक्ट है, उसका मजाक उड़ाया कि भाई हार्वर्ड से पीएचडी ऐसे होते हैं। उसके जवाब में फिर ट्रंप को बोलना पड़ा, ऑल दोस हु आर अपोजिंग टैरिफ्स आर स्कॉन्ड्रल्स एंड फ्रॉड्स, ऑल दोस, मतलब इसमें इलॉन मस्क का नाम भी था। तो ये तो मतलब बिल्कुल, अब वैसे ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 3 महीने में डॉज भी छोड़ देगा, ये अपने व्यापार पे ध्यान देगा। तो ये तो खैर कहानी और हो गई। अब हम चाइना की बात कर रहे थे। चाइना में जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना सर, ये बीजिंग और शंघाई में, इनके कुछ ब्लड सैंपल्स की जांच की गई, जो रूटीन जांच होती है प्रेगनेंसी वगैरह में। जो फीटल ब्लड है, इसमें जो लिथियम है, इसकी मात्रा पाई गई 20 गुना, 20 टाइम्स मोर देन परमिटेड लेवल, 20 टाइम्स। मतलब इतनी लिथियम कंसेंट्रेशन में कहते हैं बच्चा जो है पेट में, उसका नर्वस सिस्टम, उसका जितना भी ये ब्रेन है, दैट इज ऑलरेडी डैमेज्ड। अनफॉर्चुनेटली दे विल बी डिरेंज्ड बाय बर्थ। और जब ये चीज बीजिंग और शंघाई में पाई गई और इसको चाइना के एक माले फार फ्लंग सिटी से बेंचमार्क किया गया, वहां भी 2 गुना या 3 गुना था, पर यहाँ 20 गुना था। इतनी बड़ी त्रासदी पे चाइना बैठा और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको दबा दिया, खबर ही आनी नहीं दी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप लिथियम निकालते हैं सर, लिथियम में एक प्रॉब्लम है। लिथियम में यूरोपियन यूनियन कहती है, अगर आपने बैटरी, मान लीजिए मैंने 1 टन की बैटरियां बना दी, यूरोपियन यूनियन कहती है आपको 70%, मेरे को जब नई बैटरी में बनाऊंगा 70% लिथियम मेरा रिसाइकल्ड होना चाहिए। रिसाइकल्ड, पुरानी बैटरी से लिया, रिसाइकल किया, नई बैटरी में फिट किया। अब रिसाइकल्ड का मान लीजिए कीमत है $8,000 पर किलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप नया लेकर बनाते हैं चाइना में, उसकी कीमत है शायद 4,000। तो ये क्या करते हैं, चाइना में 20% भी रिसाइकलिंग नहीं हो रही। जो नॉर्म में 70% होनी चाहिए, 20% भी नहीं हो रही है। वो क्या करे, सीधे बैटरियों को थोड़ा गला गुलू के जमीन में गाड़ देते हैं। बट ये जो लिथियम कंटेमिनेशन है, ये धीरे धीरे वह पानी में और चीजों में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जो इन्होंने डीप स्टेट के कहने पे, आपको याद होगा, इन्होंने लाखों गाड़ियां बना के रखी थी ईवीज, कि भाई जब आपको याद होगा ना, जब ट्रंप आया उसने बोला 2028 तक, जो बाइडन का रूल था 2028 तक इतनी % ईवीज आएगी, पेट्रोल कंबशन इंजन को हम फेज आउट करेंगे। ट्रंप ने कहा कोई जरूरत नहीं है। तो जो चाइना में प्रोडक्शन हुआ पड़ा था लाखों गाड़ियों का, कि ये हम अमेरिका को बेचेंगे, वो कहानी हो गई खत्म। और अगर आप ईवीज की बात करें सर, चाइना $8,000 में ईवी बेचता था अमेरिका में, और संजय सर एक ईवी पे लॉस था $24,000। $8,000 की ईवी बेचता था, पीछे लॉस करता था $24,000। तो ये कौन सी बिजनेस है, कौन सा मैथमेटिक्स है? बेसिकली अमेरिकन इंडस्ट्री को बर्बाद करने का पूरा काम इन्होंने कर रखा था। अब देखिए, पनामा से गए, जापान में F-35 डिप्लॉय हो गए, ठीक है। ताइवान को लेके अमेरिका की पूरी तैयारी हो गई। फिलीपींस में इन्होंने जो एडवांस अपने सिस्टम से वो डिप्लॉय कर लिए। पीछे इजराइल को उन्होंने 2 थार्ड बैटरीज दे दी, 2 पेट्रियट बैटरीज और दे दी। और इजराइल में उन्होंने अब तक सबसे बड़ा शिपमेंट जो बॉम्ब्स का है वो उन्होंने उतारा, अभी 5-8 दिन पहले बिगेस्ट एवर शिपमेंट ऑफ बॉम्ब्स उन्होंने इजराइल में उतार दिए विज़ावी ईरान। वेनेजुएला में चाइना का तेल बंद कर दे, ईरान की सप्लाई बंद होने वाली है। और जो चाइना की भी परिस्थिति मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि जो डाटा बता रहा, चाइना में ऑयल इंपोर्ट की डिमांड कम हो रही है, विच मींस इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल। अगर ऑयल इंपोर्ट की डिमांड आप कम हो रही है ना, ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल, तो प्रोडक्शन है नहीं। बाकी सीपीआई देखे, सीपीएम देखे, जितने भी इंडेक्सेस को देखें, दे आर ऑल फॉलिंग। इसके अलावा जो चाइना की पॉस्चरिंग है, क्योंकि चाइना के अलावा, पॉस्चरिंग के अलावा विकल्प ही नहीं है। जो 40 साल में आपने फसाड़ बनाया, हर चीज को इन्फिल्ट्रेट किया, धीरे धीरे करके ट्रंप आपको हर चीज से काट रहा है। और हाँ, बाय द वे, ये जो ग्रीनलैंड में अभी वेनिस गया था, वहां एक महिला थी, वो उनकी वो थी कमांडर, जिन्होंने अमेरिका के ट्रंप के स्टैंड को सपोर्ट नहीं किया था। ये माना जाता है कि वो महिला जो कमांडर थी, लेफ्ट कर्नल लेवल की ऑफिसर थी, वो शायद चाइना के पाले में थी। वेनिस के आने से पहले वो सपोर्ट नहीं कर रही थी उसको। और फिर क्या हुआ, जब ये वेनिस वहां पहुंचे, अभी वहां से उनको हटा दिया गया है, और उनसे वहां को हटा दिया गया है, एंड शी हैज बीन रिगार्डेड एज नॉन ट्रस्टेबल। और एक नए व्यक्ति को, एक नए कमांडर को वहां उनकी जगह डिप्लॉय कर दिया गया है। ये ग्रीनलैंड की आपको बात बताऊं। अब ग्रीनलैंड, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, और वियतनाम जो सबसे क्लोज एलाई था चाइना का, वो भी नेगोशिएट करने को तैयार है। वियतनाम ने रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया, पर कनाडा ने लगा दिया, वो भी नेगोशिएट करने को तैयार है। लाओस पे 48%, कंबोडिया पे 47%, थाईलैंड पे इतना हाई टैरिफ क्यों?
क्योंकि चाइना के जितने भी पट्टे क्षेत्र में हैं, जहां भी चाइना जाके रिशिपमेंट करा सकता था, सब पे लगभग 48% टैरिफ ठोक दिया ट्रंप ने, सो दैट अगर चाइना वहां भी जाएगा, स्टिल इट वोंट बी एबल टू डू। मतलब चाइना को हर तरफ से स्क्वीज किया जा रहा है। और ये जो कह रहा है चाइना कि भाई ये बुलिंग है, दिस इज नॉट, मतलब बुलिंग की बात आप कर रहे हो, ट्रेड प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हो, एथिक्स की बात आप कर रहे हो। और अभी बीआरआई वाले बात कर रहे हैं उसकी। सुनिए सर, और अभी तो एक कौन सा स्टेट है सर, मैं नाम बोल रहा हूँ, अभी अभी आया, अभी अभी मिसोरी, हाँ मिसोरी जो स्टेट है अमेरिका में संजय सर, वहां के किसी ने केस डाला था चाइना पे, बोला है साहब इन्होंने हमारी कोविड के टाइम में इनके कारण यहाँ अमेरिका में ये हुआ वो हुआ, तो उनके स्टेट कोर्ट ने बोला भाई ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। फिर अभी केस और डाला किसी ने, कह रहा जी हमने 130 मिलियन के एडिशनल पीपीईज और किट खरीदे हैं, ठीक है सर, 130 मिलियन के पीपीईज और किट खरीदे हैं, और इस प्ली पे केस दर्ज हो गया। और उन्होंने बोला हमने $8 बिलियन का रेवेन्यू लॉस किया बिकॉज चाइना ने वायरस के बारे में छुपाया, बताया नहीं, ये सब केस चला। कोर्ट का अभी अभी कल में एक जजमेंट आया, अब देखिए आगे भी लीगल रिकोर्स है। उसने बोला इस मिसोरी स्टेट में 46,000 एकड़ चाइना की जमीन है, चाइनीज इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट की, कह रहा जब्त कर दो, पूरी जमीन जब्त कर दो एज अ पेनल्टी फॉर द लॉस टू द स्टेट। अब ये नया प्रकरण है, अगर ये अमेरिकन सिस्टम में टिक गया, उसको देखा देखी 48 घंटे में या 24 घंटे में संजय सर 12 और स्टेटों ने केस डाल दिए चाइना पे। मतलब पहली बार चाइना के एसेट्स 46,200 या 46,800 एकड़ जमीन अमेरिका में सीज करने का आदेश अमेरिकन कोर्ट ने दे दिया है। अब देखिए चीजें कितनी जल्दी बदल रही है। और जो ये अमेरिकन बेसिस के आसपास फार्मलैंड लेते थे एग्रीकल्चर के लिए, बेसिकली स्पाइंग के लिए लेते थे, उस पे भी बिल आने वाला, वो सारी जमीन गवर्नमेंट का रिकवर बैक, चाइना उसके आसपास नहीं आ सकता। पर ये पहला स्टेट है 46,200 एकड़ जमीन चाइनीज गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स के नाम हो, वो स्टेट वापस करेगा और प्रक्रिया शुरू हो गई है। कह रहा जो हमारा लॉस हुआ है 8 बिलियन का, जो हमने ये सारा लॉस किया, वो हम वहां से रिकवर करेंगे। मतलब आप देखिए हर तरफ से शिकंजा टाइट होता आ रहा है। और यहाँ ताइवान पे भी रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं, ताइवान ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया, ताइवान पे जब भी टैरिफ लगा था ताइवान डिड नॉट पुट एनी रिटेलिएटरी टैरिफ। उन्होंने क्या कहा, हम नेगोशिएट करके सेटल कर लेंगे। ताइवान को तो अमेरिका ने सीधे कहा देखो भैया ऐसा है, पार्शियल या फुल मैन्युफैक्चरिंग, टीएसएमसी जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर की, उसको अमेरिका लाओ, तुम हमारी दोस्ती पक्की, वो विल प्रोटेक्ट यू। अगर ताइवान मान जाता, टीएसएमसी तो जा रही है ना अमेरिका, पहले से ही जा रही थी। नहीं कह रहा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाओ, मतलब अमेरिका तो मैन्युफैक्चरिंग टीएसएमसी प्लांट लगा रही है ना अमेरिका में। हाँ कह रहा आप पूरी यहाँ आधी से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाओ, ताकि हमें कोई रिस्क ना रहे। वी डोंट वांट टू हैव एनी रिस्क विज़ चाइना इन दिस। नेवाडा में या न्यू मैक्सिको में उनका प्लांट लग रहा है। हाँ तो अब अंत में थोड़ा सा हीरा मंडी की बात तो कर ले सर, इसके बगैर तो कैसे प्रोग्राम हमारा आपका पूरा होगा। हाँ, बिल्कुल सर, हीरा मंडी बहुत जरूरी है। देखिए जब दुनिया परेशान थी, हैरान थी, हीरा मंडी में कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, क्योंकि जो मियाँ औरंगजेब है, पहले देखो नाम भी औरंगजेब रखते हैं, मतलब कब्र में भी चैन ना मिले, चलो कोई बात नहीं। अब जो औरंगजेब है वो कह रहा यार, लोगों ने कहा भाईजान ये अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, आपको करना क्या है। औरंगजेब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला क्यों फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर वहां के मीडिया बोलने लगा, बोला भाई साहब कुछ तो करो। अब पता लगा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे $5.5 बिलियन ऑफ टेक्सटाइल, जो इनका एकमात्र एक्सपोर्ट था अमेरिका को, ठीक है सर। तो जब औरंगजेब को बोला यार ये तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, कहाँ के साथ क्या खाएंगे कमाएंगे, कह रहे मैं $1 बिलियन IMF से लेने के जुगाड़ में लगाऊं, 5.5 बिलियन की टेंशन में, इतना बड़ा अमाउंट है। तो बोला मालिक करोगे क्या, कहता कुछ नहीं करना। कहता क्या करना है, कहता अब हम एक हाई पावर डेलीगेशन बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसको अमेरिका भेजेंगे और ट्रंप से गुफ्तगू करेंगे। अबे भाई 5.5 बिलियन वालों से ट्रंप बातचीत कर रहा है, शी जिनपिंग समझ रखा क्या जगह यूनिस से मिलेगा। मतलब 5.5 बिलियन का तुम्हारा एक्सपोर्ट है, तुम हाई पावर डेलीगेशन बनाओगे, अमेरिका भेजोगे, ट्रंप टाइम देगा, तुमसे बात करेगा और नेगोशिएट करेगा। सर मुझे लगता मदरसों में भी 75 बिलियन वालों से कर रहा है बात अभी तो। मैं कह रहा हूँ वो चाइना से बात नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन से बात नहीं कर रहा। यूरोपियन यूनियन को तो पीछे बोल दिया था,
बोला तुम्हारा 240 बिलियन का डेफिसिट है ना, बोला हाँ, बोला 350 बिलियन की एनर्जी मुझसे खरीदो। बोला भाई यूनिट डेफिसिट तो 240 का है, बोला नहीं 350 का टारगेट दिया। मतलब 5 बिलियन वालों से तुम जाके बात करोगे और औकात क्या है साहब, हमें 1 बिलियन दे दो। और जब ये चल रहा था, ये हाथ का ये साइड है, यहां से ये चल रहा था, हाथ का दूसरा साइड क्या कर रहा था, अल तकिया, किंग अल तकिया, ये आपका आसिम मुनीर और शाहबाज कह रहा है इंशाल्लाह हमें पता लगा पाकिस्तान की जमीन के नीचे ट्रिलियंस ऑफ मिनरल्स है। मैंने कहा वाह, आज पता लगा, अब तक क्या अम्मा अम्मा जी ने बताया नहीं था सपने में आके। बस इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं, हम बोलेंगे जमीन पे खोदो, मेरा निकालो, और पाकिस्तान को तो पैसे की जरूरत ही नहीं, हम तो दुनिया में पैसा दे देंगे और पाकिस्तान की फौज उसे प्रोटेक्शन देगी। और घूम फिर के बाद क्या, ये रिकोडेक, घूम फिर के बाद बलोचिस्तान। मैं पूछता हूं बलोचिस्तान तुम्हारे बाप का है क्या? बलोच तुम्हें आके निकालने देंगे क्या? तुम्हें लगता है ऐसे कभी होगा? मतलब नया शगुफा, नया चूरन, पाकिस्तान की जमीन के नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है। मतलब ये तुम्हें आज पता लगा? पिछले 75 साल से क्या अफीम सूंघ रखी थी? और आसिम मुनीर कह रहा हाँ कोई बात नहीं, हम निकालेंगे, पाकिस्तान की फौज मदद करेगी। हकीकत ये है सर, अगर वहां मिनरल होते और अगर वो निकाले जाते तो पाकिस्तान की कमीनी फौज ने निकाल के बेच दिए होते, उन्होंने तो पत्थर भी बेच दिए होते अब तक। अगर पाकिस्तान की फौज ने नहीं निकाला है, अब तक नहीं बेचा है, जो फौज अपनी, अब मैं क्या बोलूं, जो अपनी बेटियों को बेच सकती चीनियों को, जो अपनी महिलाओं को चीनियों को बेच सकती है, तो वो फौज क्या मिनरल नहीं बेचेगी? खुद सोचिए आप। ये सब बकवास करे, कुछ नहीं है पाकिस्तान की जमीन के नीचे, बस ये अल तकिया। हम नए मिनरल मिल गए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, अरबों के तेल निकलता, हमारे यहाँ पत्थर निकलेगा, हम वो बेचेंगे, तो हम भी वो सफेद घोड़े पे चढ़ेंगे, हम भी काले घोड़े पे चढ़ेंगे। बस वही वाली बात है। मतलब लेकिन मेन, अब बाकी उनके अभी लोग कम मर रहे हैं सुना। नहीं नहीं सर, सर ये खबर जो है लगभग 12 का एवरेज रोज चल रहा है, 10-12 का बता नहीं रहे। और ये जो रोज 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 अभी भी कोई निपटा है, अभी किसकी खबर आई थी, अभी कोई किसी की खबर तो आई थी, मैं देखता हूँ। हाँ वो तो कोई वो हमारे अननोन गनमैन वाला निपटा है। हाँ ये कार्रवाई भी जारी है सर, ऐसा कुछ नहीं। ये कौन आया था, वो जैश ये ए है, मोहम्मद वाला कोई है। हाँ ये कहानियां रोज निपट रही है। 12 का एवरेज देखिए सर, पाकिस्तान में रूल है ना, 15 से नीचे हम कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब 1.5 दर्जन का हमने बना रखा, जब तक 15-18 ना मरे कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, 12 तक नॉर्मल है। आप देखिए लास्ट टाइम आईएसआई चीफ ने नहीं कहा था कि भाई अब वी आर अनेबल टू काउंट द डेड, अब हमें मुर्दों का हिसाब नहीं है, वी आर अनेबल, पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। और जब पाकिस्तान जा रहा था तो शगुफा डालते ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ, यहां से $1 बिलियन की भीख मांग रहे हो, 5 बिलियन के लिए हाई पावर डेलीगेशन बनाओगे, यहां तुम्हारे पास ट्रिलियन है तो मारो अमेरिका को लात, मारो आईएमएफ को लात, भगाओ उनको, निकल यहां से, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है। हम तो भाई, हम तो क्या है, काले शेख है, वो गोरे शेख है, काले शेख है, हम काले शेख है, हम, हमारे पास मिनरल है, हम इंशाल्लाह वो बेचेंगे। सर ये पाकिस्तान सा मक्कार कोई नहीं है। जो फौज अपनी, लिटरली मैं कहूंगा, अपनी बेटियों को बेचने का काम कर सकता चीनियों को, वो मिनरल नहीं बेचेगा। वो क्यों नहीं बेचेगा? तो है ही नहीं, कहां बेचोगे? होता तो आसिम मुनीर बैठा होता यहाँ पे। और क्या बलोचिस्तान में से तुम्हारी फौज निकाल के मिनरल बेचेगी? किसको निकाल पाया बलोचिस्तान से? और कह रहे हमने अमेरिका और यूके को बोला कि ये रिको डेक में से मिनरल निकालो। एक बार बताओ, अमेरिका तो बलोचिस्तान पूरा लेने के चक्कर में, तो तुमसे पैसे क्यों देगा रिको डेक से मिनरल निकालने का? बलोचों को देगा ना पैसे, डील बलोचों के साथ करेगा। भाई तुमसे क्यों डील करेगा? बाकी रही यूके की बात, भाई यूके की तो हालत ये है कि उनके पास जहाजों में तेल डालने के पैसे नहीं बचे। तो किस यूके की बात कर रहे हो? कौन सा यूके? कौन सा यूके होता था? हिस्ट्री, पास्ट टेंस। यूके में कोई तिलों में तेल नहीं बचा, तो किस यूके की बात कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये पाकिस्तानी किस ख्वाब गफलत में जीते हैं, किन की कौन सी अफीम सूंघ के जिंदा है ये। मुझे लगता है वहां आटे चीनी के साथ, मुझे लगता है राशन में थोड़ी थोड़ी अफीम भी मिलने लगी है। कहता बड़ा थोड़ी सूंघ लो, दिन कट जाएगा, टेंशन कोई नहीं है, इंशाल्लाह सब खुदा ठीक करेंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है। मुझे लगता है लोग तो ये सोच रहे होंगे सर, अगर पाकिस्तान के नीचे 15 ट्रिलियन की वेल्थ है, मेरा खेत इतने एकड़ का है, तो गणित लगाता होगा भाई 5 करोड़ की तो मेरे खेत के नीचे भी है। इनको ये नहीं पता होगा, इनको बोलोगा ये सब बटी हुई है, तेरे खेत के नीचे 5 ट्रिलियन, 5 लाख, 5 लाख की वेल्थ है, 5 करोड़ की वेल्थ है। अनपढ़ कौम है सर, क्या बोलेंगे इनको लीडर भी, क्या वो बोलेंगे? और ये जो कह रहे थे ना हमारे यहाँ फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, मैंने लिस्ट देखी थी, आपको पता कैसे डेलीगेट्स आए थे इनके यहाँ? कह रहे हैं अमेरिकन आए थे। अमेरिकन पता कौन है सर?
ये जो पाकिस्तानी अमेरिका में डबल पासपोर्ट लेके रहते हैं ना, इनको बुलाया था अमेरिकन पासपोर्ट पे। ये वो गंजा नहीं, गंजा एक टकला आता है गंजा, बिना वो जो सोचता था एम्बेसडर बनूंगा, ऐसे से लोगों को बुलाया था। कहते अमेरिकन आए, अमेरिकन तारण साहब क्या, तारण साहब कहते ऐसे अमेरिकन आए थे। अबे तुम्हारे ही तो लोग हैं, मतलब तुम्हारे बंदे को हैट और टोपी सूट लगा हुआ अमेरिकन बन गया क्या? कोई अमेरिकन नहीं है ना, अपने जो तुम्हारे डुअल पासपोर्ट होल्डर है उनको बुला लिया जहां भी दुनिया में। कहता ये यूके से इतने आए, 300 फॉरेन डेलीगेट आए थे, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ और 300 फॉरेन डेलीगेट, उसमें से भी 99 अमेरिकन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ब्रिटिशर, अमेरिकन व्हाटएवर नेशनलिटी वही है, मतलब सॉरी पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ब्रिटिशर व्हाटएवर, मतलब जिसके पास डुअल पासपोर्ट वो आया था अपने दूसरे पासपोर्ट पे। हाँ जी अब हम आ गए, फॉरेनर बन गए। ये तो कहानी है सर, मतलब व्हाट आर यू बिफुलिंग द वर्ल्ड विद? मतलब तुम कहते क्या हो भाई, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। और अब चाइना गया, तुम्हारे पास खाने को भी वांदे पड़ जाएंगे। इस साल तुम्हारी फसल फेल होने वाली, क्योंकि यहाँ से पानी कम जा रहा है, फसल तो होगी नहीं इस साल, गैस तुम्हारी आ नहीं रही, बलोचिस्तान तुम्हारे यहाँ से जा रहा है, सब कुछ तुम्हारे यहाँ से जा रहा है। और तुम्हारी फौज जो है अब तुम्हें नया लॉलीपॉप दे रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ। और अगर ट्रिलियंस ऑफ तो डॉलर्स की चलिए काफी समय हो गया, तो मजा, आज की पाकिस्तान को छोड़ने का मजा नहीं आता, पर ठीक है समय की भी मर्यादा है, समय की भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। आज क्या अभी जरा थोड़ा मुझे तो ठंडा लग रहा है कि जब तक 50-60 एक दिन में हाँ बड़ी खबर थी ये, थोड़े बलोच वालों चिल्लर हाँ 12-12 में कुछ नहीं होगा भाई, ये जरा 200-500 वाला कोई नंबर आए तो कुछ बात भी हो उस पर, 12 पे बात नहीं बनेगी, अच्छा नहीं है ये, मतलब कार्रवाई हल्की चल रही है। अब ईद क्या बहुत दिन हो गए, खत्म हो गई, जरा तो एक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा हॉलिडे मूड से बाहर आओ भाई, बीएलए वालों, टीटीपी वालों, क्या कर बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको, सभी दर्शकों को साधुवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।